दुनिया में लगभग 200 देश हैं, लेकिन इंटरनेशनल ग्रुप्स 300 से ज़्यादा। सबसे बड़ा और सबसे चर्चित ग्रुप यूनाइटेड नेशंस है, जिसको हम यूएन के नाम से जानते हैं। इसमें 195 मेंबर्स हैं। इसके अलावा नेटो, यूरोपियन यूनियन, G7, G20 जैसे नाम आप अक्सर सुनते होंगे। पिछले दिनों ब्रिक्स खूब चर्चा में रहा। 6 और 7 जुलाई को ब्राजील के रियो डी जनेरो में इसकी बैठक हो रही थी। इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए थे। इसी बैठक के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी थी। उन्होंने कहा था कि जो भी देश ब्रिक्स की एंटी अमेरिकन पॉलिसी का सपोर्ट करेंगे, उनके ऊपर 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया जाएगा। इसमें किसी को रियायत नहीं मिलेगी। उन्होंने अपनी धमकी कई बार दोहराई है। भारत ब्रिक्स के संस्थापक सदस्यों में से है। दूसरी तरफ वो अमेरिका के साथ ट्रेड डील पर बातचीत भी कर रहा है। अप्रैल में ट्रंप ने भारत पर 26% टैरिफ लगाया था। बाद में 1 अगस्त तक के लिए छूट दे दी। अगर तब तक डील नहीं हुई तो भारतीय प्रोडक्ट्स पर 26% टैरिफ लागू हो सकता है, और ब्रिक्स वाला एक्स्ट्रा टैरिफ जोड़ दिया जाए तो ये 36% तक पहुंच जाएगा। ज़्यादा टैरिफ मतलब अमेरिका में भारत से जो भी प्रोडक्ट्स जाएंगे वो महंगे हो जाएंगे। वहाँ की कंपनियों को एक्स्ट्रा पैसा चुकाना होगा। ऐसे में भारतीय प्रोडक्ट्स की डिमांड घट सकती है। इन दी एंड भारत की इकोनॉमी पर खराब असर पड़ेगा। लेकिन ट्रंप ब्रिक्स को नापसंद क्यों करते हैं? ब्रिक्स आखिर है क्या और ये बना क्यों था? इस ग्रुप में भारत की क्या भूमिका है, और क्या ब्रिक्स वेस्टर्न डोमिनेंस को चुनौती दे सकता है? नमस्ते, मेरा नाम अभिषेक है। क्यूरिस्तान पर आपका स्वागत है। हमने एक नई सीरीज शुरू की है, इसका नाम है मंडली। जैसे दोस्तों की मंडली होती है, उसमें अलग अलग मिजाज के लोग होते हैं, उनके मतभेद होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन कोई ना कोई कड़ी उनको आपस में जोड़ कर रखती है। वैसे ही इंटरनेशनल मंडली में अलग अलग तबीयत के देश होते हैं, जिनको कोई मकसद, कोई लाभ या कोई भय आपस में जोड़ता है। इस सीरीज में हम ऐसे ही कुछ चुनिंदा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का भूत, भविष्य और वर्तमान बताएंगे। मंडली के पहले एपिसोड में ब्रिक्स की कहानी। अमेरिका की एक मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट कंपनी है गोल्डमैन सैक्स। 2001 में जिम ओ'नील इस कंपनी की रिसर्च डिवीजन को लीड कर रहे थे। उसी साल नवंबर में उन्होंने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया। उसका टाइटल था बिल्ड बेटर इकोनॉमिक ब्रिक। उन्होंने ब्रिक एक्रोनिम 4 देशों के लिए इस्तेमाल किया था। B से ब्राजील, R से रशिया, I से इंडिया और C से चाइना। जिम का तर्क था कि आने वाले 10 वर्षों में ग्लोबल जीडीपी में इन 4 देशों की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ेगी। इसीलिए ग्लोबल पॉलिसी फोरम्स, खासकर G7 को उसके अनुसार ढलने की जरूरत है। जिम का पेपर कई वर्षों तक थ्योरी में अटका रहा, लेकिन सितंबर 2006 में एक बड़ी पहल हुई, जब न्यूयॉर्क में ब्रिक देशों के विदेश मंत्रियों के बीच एक इनफॉर्मल मीटिंग हुई, और इस मीटिंग में उन्होंने एक नया संगठन बनाने पर विचार करने की बात की और उस पर सहमति भी जताई। फिर 2008 में विदेश मंत्री लेवल की पहली फॉर्मल बैठक हुई इन 4 देशों के विदेश मंत्रियों के बीच, और फिर जून 2009 में पहली लीडर समिट बुलाई गई, जिसमें जो गवर्नमेंट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट थे इन 4 देशों के, वो शामिल हुए। इसका मेजबान रूस था। भारत की तरफ से तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह गए थे। तब से हर साल सदस्य देश बदल बदल कर इसकी मेजबानी कर रहे हैं। जुलाई 2025 में 17वीं ब्रिक्स समिट ब्राजील में हुई, और 2026 वाली समिट भारत में होने वाली है अगले साल। जब ब्रिक की स्थापना हुई, उसमें 4 मेंबर थे। पहला था ब्राजील। वो एरिया, पॉपुलेशन और जीडीपी तीनों में साउथ अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। 2000 के दशक की शुरुआत में वो आर्थिक मंदी से उबर रहा था। उसका ग्रोथ पोटेंशियल काफी ज्यादा था। अगला देश था रूस। वो कोल्ड वॉर में दूसरा सुपर पावर था, लेकिन सोवियत संघ के पतन के बाद सिचुएशन बदल गई। सोवियत संघ से टूटकर 15 देश बने। सोवियत संघ का उत्तराधिकार रूस को मिला। उसके पास सत्ता थी, लेकिन शक्ति नहीं। 1990 के दशक में रूस ने अराजकता और भारी आर्थिक मुसीबत झेली। 2000 के दशक में उसने वापसी की। पुतिन की लीडरशिप में रूस फिर से ग्लोबल पावर बनने का सपना देखने लगा। और अब तीसरे देश पर आते हैं, ये भारत था। 1991 में भारत में उदारीकरण की नीति लागू हुई। फिर 1998 में भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण किया। इसने भारत को इकोनॉमिक के साथ साथ न्यूक्लियर पावर भी बना दिया था। चौथा देश चीन था। दिसंबर 2001 में चीन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO में शामिल हुआ। इसके बाद उसने खूब तरक्की की।
2001 में चीन की इकोनॉमी दुनिया में 7वें नंबर पर थी। 2010 तक वो दूसरे नंबर पर पहुंच चुका था और आज तक वो दूसरे नंबर पर बना हुआ है। यानी ब्रिक के जो चारों मेंबर थे वो उभरती हुई शक्ति थे, उनके अपने अपने एम्बिशंस थे। वे अपने साथ आर्थिक साझेदारी का प्लान तो लेकर आए ही, लेकिन उनका इरादा वर्ल्ड ऑर्डर में अपना लोहा मनवाने का भी था। मगर वर्ल्ड ऑर्डर में अमेरिका और यूरोप का दबदबा हमेशा से रहा है। ज्यादातर इंटरनेशनल संस्थाओं पर उनका कब्जा था, उनकी मनमानी सबको झेलनी पड़ती थी। ब्रिक के जरिए एक पैरेलल लकीर खींचने की कोशिश हुई। फिर 2010 में साउथ अफ्रीका को न्योता दिया गया अफ्रीका महाद्वीप को रिप्रेजेंट करने के लिए। 2011 में साउथ अफ्रीका ने ज्वाइन कर लिया और इस तरह ब्रिक में एस जुड़ा और ये बन गया ब्रिक्स। ब्रिक्स में अगला संगठन विस्तार 2024 में हुआ, जब 4 नए देश फुल टाइम मेंबर बने। ये देश थे इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान और यूएई। सऊदी अरब अभी असमंजस में है, उसने फॉर्मल मेंबरशिप नहीं ली है। 2023 में अर्जेंटीना को भी न्योता दिया गया था, लेकिन उसने अपना नाम वापस ले लिया। अर्जेंटीना तो नहीं आया, लेकिन जनवरी 2025 में इंडोनेशिया ब्रिक्स का 10वां मेंबर बना। 5वें मेंबर के बाद से संगठन का नाम बड़ा नहीं किया गया, अब इसको ब्रिक्स प्लस कहते हैं। बोलचाल में ब्रिक्स ही चलन में है। पिछले 16 वर्षों में ब्रिक्स का लगातार दायरा बढ़ा है, लेकिन क्या वो अपना मकसद पूरा कर पाया? करंट सिनेरियो में देखा जाए तो ब्रिक्स एरिया, पॉपुलेशन, मेंबर्स और परचेजिंग पावर पैरिटी में G7 से आगे है। G7 के मेंबर्स हैं अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली, जापान और यूरोपियन यूनियन यानी EU। जापान ईस्ट एशिया में है, फिर भी उसको वेस्टर्न माना जाता है उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से, उसकी पॉलिटिक्स के हिसाब से। ये देश मिलकर ग्लोबल ऑर्डर डिसाइड करते हैं। वर्ल्ड बैंक हो या IMF हो या UN हो, उनकी मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता। अमेरिका उन सब का सरदार है, वो अकेले G7 के बाकी देशों पर भारी है। ब्रिक्स को इसी मोनोपोली को चुनौती देने के लिए लाया गया था। अगर G7 की तुलना ब्रिक्स से की जाए तो कुछ ऐसा दिखता है। पॉपुलेशन की बात करें तो G7 देशों की कुल आबादी 78 करोड़ के आसपास है और ये अगर ब्रिक्स में जाएं तो 360 करोड़ से ज़्यादा लोग ब्रिक्स देशों में रहते हैं। GDP में G7 54.8 ट्रिलियन डॉलर पर है, जबकि ब्रिक्स देशों की GDP 32 ट्रिलियन डॉलर है। टोटल GDP में G7 आगे है, लेकिन ये गैप लगातार कम हो रहा है। डिफेंस बजट में G7 का टोटल डिफेंस बजट 1.35 ट्रिलियन डॉलर का है, जबकि ब्रिक्स 698 बिलियन डॉलर पर है, लगभग आधा। डिफेंस बजट के मामले में अकेले अमेरिका पूरे ब्रिक्स पर भारी पड़ता है। जापान को छोड़कर G7 के सभी देश नेटो के मेंबर हैं। नेटो एक सैन्य संगठन है जो साझा सुरक्षा की बात करता है। वहीं जापान के डिफेंस की जिम्मेदारी अमेरिका ने उठा रखी है। अमेरिका के लगभग 50,000 सैनिक जापान में तैनात हैं। ब्रिक्स देशों के बीच ऐसा कोई सैन्य सहयोग नहीं है। UN सिक्योरिटी काउंसिल में अगर वीटो की बात करें तो G7 के 3 देशों के पास वीटो है, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस। ब्रिक्स में रूस और चीन के पास वीटो है। अब मेंबरशिप पर आते हैं। G7 में 2014 तक 8 देश थे। 2014 में जब रूस ने क्रीमिया पर हमला किया तब उसके बाद उसको बाहर निकाल दिया गया। तब से 7 बचे हैं और EU को इसमें नंबर में नहीं जोड़ा जाता। किसी नए देश को जोड़ने का इरादा उनका अभी नहीं है। ब्रिक्स में 4 से शुरुआत हुई थी, संख्या 10 तक पहुंच चुकी है। 40 से ज़्यादा देश कतार में हैं। ओवरऑल देखा जाए तो मुकाबला कांटे का है। G7 देशों में विकास दर स्टैटिक है, कई देशों में पॉपुलेशन ग्रोथ नेगेटिव में जा चुकी है, जबकि ब्रिक्स देशों में ग्रोथ रेट लगातार बढ़ रही है और उनके पास ह्यूमन रिसोर्स की भी कोई कमी नहीं है। ब्रिक्स ने 2015 में अपना बैंक भी बनाया था, इसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी NDB। NDB का आइडिया भारत ने ही दिया था। इस बैंक का मकसद था विकासशील देशों को आसान शर्तों पर लोन देना। अभी तक NDB ने लगभग 33 बिलियन डॉलर के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। ये वर्ल्ड बैंक की तुलना में काफ़ी कम है, फिर भी ये एक बड़ा विकल्प बनकर उभरा है। ब्रिक्स देशों के बीच व्यापार लगातार बढ़ रहा है। 2021 से 2024 के बीच व्यापार में 40% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। रूस का 35% व्यापार चीन के साथ हुआ है। भारत में कच्चे तेल का सबसे ज़्यादा आयात रूस से हो रहा है। 2024 में भारत ने ब्रिक्स देशों के साथ 400 बिलियन डॉलर का कारोबार किया था।
ईरान के कच्चे तेल का सबसे बड़ा खरीदार चीन है। 90% तेल चीन जाता है ईरान का। ईरान रूस को ड्रोन्स की सप्लाई करता है। इन ड्रोन्स का इस्तेमाल यूक्रेन वॉर में हुआ है। ब्राजील का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर चीन है। 2024 में ब्राजील का 28% एक्सपोर्ट चीन पहुंचा था। साउथ अफ्रीका और इंडोनेशिया का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर चीन ही है। उनका भारत के साथ भी अच्छा खासा कारोबार होता है। अप्रैल 2025 में डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स के देशों पर 20 से 145% तक टैरिफ लगाया था। अभी ये देश इंडिविजुअली अमेरिका के साथ ट्रेड डील करने की कोशिश में जुटे हैं। अगर डील नहीं हुई या ट्रंप ने ब्रिक्स के नाम पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया तो ब्रिक्स देशों की निर्भरता एक दूसरे पर बढ़ जाएगी। इसकी तुलना अगर हम G7 से करें तो G7 कहीं ना कहीं दुविधा में है। ट्रंप के टैरिफ वॉर की तलवार G7 के मेंबर्स पर भी चली है और ये उनके गले से नीचे नहीं उतर रहा है। कई देशों ने जवाबी कार्रवाई की है, कुछ इस पर विचार कर रहे हैं। अगर इसका सॉल्यूशन नहीं निकलता है तो उनके बीच ट्रेड वॉर बढ़ सकता है और वो भी ब्रिक्स के देशों के पास आ सकते हैं। डिफेंस के मामले में G7 काफ़ी आगे है, लेकिन उनके बीच तालमेल घट रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कई दफ़ा नेटो छोड़ने की धमकी दी है। वे यूरोप की सुरक्षा को बोझ बताते हैं। कहा जा सकता है कि G7 की एकता टूट रही है, दरक रही है। उनके बीच मतभेद बढ़े हैं। उनको जोड़ने वाली सबसे बड़ी कड़ी अमेरिका अपनी पोजीशन को लेकर इनसिक्योर है। इसके चलते वो अपने पुराने पार्टनर्स को दरकिनार करने लगा है। इसकी तुलना में ब्रिक्स कहीं ज़्यादा डेमोक्रेटिक है, कम से कम अभी तक तो है। G7 और ब्रिक्स दोनों इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हैं। उनका कोई चार्टर नहीं है, न ही कोई फिक्स्ड दफ्तर है जैसे कि UN या नेटो का है। G7 या ब्रिक्स किसी भी मेंबर को कोई फैसला मानने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। सब आपसी विवेक पर निर्भर करता है। ब्रिक्स के सदस्यों में अपना विवेक इस्तेमाल करने की छूट, शक्ति और परंपरा कहीं ज्यादा है। ये संगठन को लोकतांत्रिक तो बनाता है, लेकिन यही इसकी सबसे कमजोर कड़ी भी है। ब्रिक्स कागजों पर एक विशाल संगठन दिखता है जो G7 या दूसरे वेस्टर्न ग्रुप्स को चुनौती देने का मादा रखता है, लेकिन जमीन पर यह काफी बिखरा हुआ है। हर एक मेंबर की महत्वाकांक्षाएं अलग हैं। चीन के लिए ब्रिक्स वेस्ट को चुनौती देने का जरिया है, साथ ही साथ ग्लोबल साउथ में दबदबा बढ़ाने का रास्ता भी है। भारत, ब्राजील और साउथ अफ्रीका के लिए ब्रिक्स बैलेंसिंग टूल है। वे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में वाजिब हिस्सेदारी चाहते हैं, लेकिन वे पश्चिमी देशों का खुलकर विरोध करने से बचते हैं। रूस की बात करें तो वो यूक्रेन जंग की शुरुआत से ही प्रतिबंधों का सामना कर रहा है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ ICC ने अरेस्ट वारंट निकाला हुआ है। इसी वजह से वो फॉरेन ट्रिप्स से बचते हैं। उनके लिए ब्रिक्स वर्ल्ड ऑर्डर में बने रहने का माध्यम है। रूस ब्रिक्स के जरिए दिखा सकता है कि वो अकेला नहीं पड़ा है। सेम केस ईरान का भी है। UAE ने अप्रैल 2025 में अमेरिका के साथ $1.4 ट्रिलियन की डील की है। वो कभी भी ब्रिक्स के लिए अमेरिका को नाराज नहीं करना चाहेगा। इजिप्ट, इथियोपिया या इंडोनेशिया के लिए ब्रिक्स अपनी बात रखने और निवेश हासिल करने का एक मंच है। वे अभी कोई बड़ा स्टैंड लेने की हालत में नहीं। ये तो हुई स्वार्थ और उससे उपजे असमंजस की बात। ब्रिक्स के कई सदस्य आपस में भी उलझे हुए हैं। भारत और चीन के बीच बॉर्डर विवाद है। चीन का साउथ चाइना सी में इंडोनेशिया के साथ झगड़ा चल रहा है। भारत और ब्राजील UN सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप की दावेदारी करते हैं, मगर चीन इसका समर्थन नहीं करता, जबकि ब्रिक्स में ये सारे देश एक साथ हैं। इसी तरह इथियोपिया और इजिप्ट के बीच नील नदी पर बांध बनाने को लेकर तकरार चल रही है। ईरान और UAE मिडिल ईस्ट के पावर डायनामिक्स में एक दूसरे के विरोधी हैं। UAE अमेरिका के सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स में से है। वो इसराइल को भी मान्यता दे चुका है। वहीं ईरान अमेरिका और इसराइल दोनों को शैतान मानता है। जून में उसने इसराइल और अमेरिका से एक बड़ी जंग भी लड़ी थी। ऐसे में सवाल उठता है कि जब उनके बीच इतने मतभेद हैं और कई मसलों पर वो आपस में लड़ भी रहे हैं, तो ब्रिक्स का भविष्य क्या है? ब्रिक्स कोई आदर्श संगठन नहीं है। वे बस कहने को एक हैं, लेकिन हर कोई अपनी अपनी दिशा में चल रहा है। ब्रिक्स अभी तक अपना कॉमन गोल स्टैब्लिश नहीं कर पाया है। उन्हें जॉइंट डिक्लेरेशन जारी करने में भी मुश्किल आती है, क्योंकि सबको सेम पेज पर लाना आसान नहीं रहता। इस मनभेद का एक बड़ा उदाहरण ब्रिक्स करेंसी है। इस पर कई वर्षों से विचार चल रहा है।
अभी इंटरनेशनल ट्रेड में डॉलर की मोनोपोली है, डॉलर यानी अमेरिकन करेंसी की मोनोपोली। ब्रिक्स देश डॉलर को छोड़कर अपनी करेंसी में व्यापार करना चाहते हैं ताकि वेस्टर्न सिस्टम से निर्भरता कम की जा सके। डोनाल्ड ट्रंप की सबसे बड़ी आपत्ति इसी पर है। हालांकि अभी तक ब्रिक्स करेंसी पर कोई सॉलिड प्लान नहीं बना है और आगे भी इसकी कोई उम्मीद नहीं है। भारत ने तो खुद को इस आइडिया से अलग कर लिया है। इसके अलावा एक और चीज है, ये है लीडर्स की बेरुखी या वो गंभीरता इसकी समझ नहीं रहे हैं। 2025 की लीडर समिट में ना पुतिन गए और ना सी जिनपिंग। हालांकि पुतिन ने ऑनलाइन संबोधन जरूर दिया। इजिप्ट, यूएई और ईरान के शीर्ष नेता भी इस बैठक से दूर रहे। उन्होंने अपने प्रतिनिधियों को भेजा। इससे उनकी बेरुखी का पता चलता है। कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ब्रिक्स पश्चिमी देशों के प्रभुत्व को खत्म करने के लिए नहीं बना था, बल्कि वे एक ऐसी व्यवस्था कायम करना चाहते थे जिसमें उन्हें पश्चिमी देशों का मुंह ना ताकना पड़े। ब्रिक्स ने ग्लोबल गवर्नेंस, सॉवरेंटी, लीडरशिप और इकोनॉमिक सिस्टम को नए सिरे से डिफाइन किया है। उसने दिखाया है कि गिनती के कुछ देश बैठकर पूरी दुनिया की तकदीर नहीं तय कर सकते। अब उसका थोड़ा थोड़ा असर दिखने भी लगा है। डोनाल्ड ट्रंप की बेचैनी इसका सबसे बड़ा संकेत है। सबसे जरूरी बात, अनगिनत विरोधाभासों के बावजूद ब्रिक्स खत्म नहीं हुआ है। 17 वर्षों से ये अस्तित्व में है और लगातार विस्तृत होता गया है। यही जीवटता उसकी सबसे बड़ी पूंजी है। अगर उनमें एकता का ख्याल आ जाए, यूनिटी का ख्याल आ जाए, तो वे वाकई में कमाल दिखा सकते हैं। तो ये थी ब्रिक्स की कहानी। इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर कोई काम की जानकारी मिली हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते चलिए। आपका साथ है तो हम हैं। किसी नई मंडली के साथ फिर मुलाकात हो। तब तक के लिए विदा लेता हूँ। शुक्रिया।